Good morning, class 7th. Students, we are on chapter number 4, Atmosphere, Weather and Climate, and we have done the importance of atmosphere, composition of atmosphere, and in today's class we will start a new topic which is structure of the atmosphere. इस टॉपिक को पढ़ते हुए हम लोग इस डायग्राम को देखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें, कंपोजिशन भी है, स्ट्रक्चर भी है, तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। कंपोजिशन मतलब किस किस से मिलकर बनी है हमारी एटमॉस्फेयर, एंड स्ट्रक्चर का मतलब उसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है। देखिए, एटमॉस्फेयर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक हो सकता है, पर ये तो पूरे के पूरे यहाँ की एटमॉस्फेयर की बात कर रहा है। हम लोग यहीं तक बात कर रहे थे एटमॉस्फेयर की, इतनी शक्ति, अभी पूरे एटमॉस्फेयर को 5 पार्ट्स में इसने डिवाइड कर दिया है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर हैज़ बीन मेनली डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। फर्स्ट नीचे से स्टार्ट करेंगे, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। सो अगेन हम लोग मुगल एम्पायर की तरह इनके इनिशियल्स को देखते हुए चलेंगे। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। TSMTE, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। TSMTE, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। अब देखिए 2 टी आ रहे हैं, तो TH लगा लीजिए, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर मतलब बाहर का। चलिए एक एक करके अब सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर स्टार्ट करेंगे। तो ट्रोपोस्फेयर की अगर हम एक्सटेंट बोले कि वो मेन लेवल से कितना ऊंचा है, तो वो 13 किलोमीटर उसकी हाइट हम रख देंगे। इट एक्सटेंड टू 13 किलोमीटर, 8 किलोमीटर ओवर पोल्स एंड 18 किलोमीटर टुवर्ड्स इक्वेटर। सो यहाँ पर इस तरीके की लाइन बना दी गई जिससे डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। नाउ 75% ऑफ द एयर एंड वाटर ऑफ द एटमॉस्फेयर इसी ट्रोपोस्फेयर के अंदर है। मतलब 75% एक बड़ा अमाउंट होता है, तो सारी की सारी हम हवा बोलेंगे, पानी बोलेंगे, वो कहाँ है? नीचे ही नीचे है। क्योंकि ऊपर तो क्या है, ऊपर तो बिल्कुल ही गर्म हवा है, या फिर हवा तो बोले नहीं, एयर तो है ही नहीं बाहर जाके। तो 75% ऑफ एयर एंड वाटर यहाँ पर है। नाउ सारे के सारे वेदर फिनोमिना, जैसे बादलों का बनना, बारिश का होना और बिजली का कड़कना, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ हो रही है? ट्रोपोस्फेयर में। ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम एग्जॉस्फेयर से बारिश आ रही है। ये सारी की सारी फिनोमेना ना बस इतने किलोमीटर, मतलब 15 किलोमीटर के आसपास, 13 किलोमीटर के आसपास ही ख़त्म हो जाते हैं। मतलब सारी की सारी वेदर फिनोमेना, मौसम से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें होती है वो सभी ट्रोपोस्फेयर के अंदर होती है। और किलोमीटर कितना है? 30 किलोमीटर। नाउ यहाँ पर टेम्परेचर हाइट के साथ ना घटता है। मतलब जैसे जैसे आप ऊंचे ऊपर जाते जाएंगे, मतलब यहाँ अगर हम पहाड़ बना देते हैं, तो जैसे जैसे आप ऊंचे जाएंगे जो टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा। अब टेम्परेचर कम होने की जो दर है, वो रेट है, वो क्या है? 165 मीटर पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है। मान लिया मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, तो यहाँ जाते जाऊँगी मैं, यहाँ यहाँ 165 है, यहाँ 1 डिग्री मान लिया कि यहाँ 32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। मैं 165 और गई, फिर 131 डिग्री हो गया, फिर 165 मीटर और गई, फिर 30 हो गया। ऐसे करते करते तभी तो माउंटेन्स में जब हम जाते हैं ना, तो हमें ठंड लगने लग जाती है, ऊपर जाते जाते ठंड बढ़ने लग जाती है। तो ये जो रेट है वो कितनी है? 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता जाता है। Now the air is densest near the surface and thins out with altitude. अब यहाँ पर बात हमने टेम्परेचर की कर ली कि हाइट के साथ साथ टेम्परेचर घटता जा रहा है। अब हाइट के साथ साथ जो एयर है ना, उसकी क्वांटिटी भी घटती जा रही है। एयर सबसे ज़्यादा आपको नीचे मिलेगी। जैसे जैसे आप हाइट की तरफ जाते जाएंगे, एयर की जो लेयर है, या फिर हम बोले यहाँ पर लाइन है, जो डेंसिटी है एयर की, वो कम होती जाती है। तभी तो जब हम माउंटेनियस, जो पर्वतारोही होते हैं, वो माउंटेन्स पर जाते हैं, तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में लेके जाते हैं, ताकि जब ऑक्सीजन की कमी हो तो वो उसकी हेल्प से ऑक्सीजन इनहेल कर सकें। तो हाइट के साथ साथ टेम्परेचर भी घट रहा है, हाइट के साथ साथ हमें एयर भी ऊपर जाके कम मिलेगी। कोई भी माउंटेनियर अगर माउंट एवरेस्ट चढ़ रहा है ना, तो वो आपको बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के नहीं मिलेगा।
तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम दो चीज़ों की, टेम्परेचर घट रहा है, एयर भी नीचे जाके उसकी जो डेंसिटी है वो कम होती जा रही है। और हम लोगों ने वेदर फिनोमेना तो देख ही लिए हैं। सो इसके साथ ही हमारा ट्रोपोस्फेयर कंप्लीट हो जाता है। एक बार मैं क्विक रिवाइज करवा देती हूँ। ट्रोपोस्फेयर एक्सटेंड 13 किलोमीटर एंड 8 किलोमीटर टुवर्ड्स द पोल एंड 18 किलोमीटर टुवर्ड्स द इक्वेटर एंड 75% वाटर एंड एयर इसी ट्रोपोस्फेयर के अंदर इंक्लूडेड है। साल के सारे वेदर फिनोमेना, मौसमी जो घटनाएं हैं, बादल का बनना, बारिश का होना, बिजली का कड़कना, सभी ट्रोपोस्फेयर के अंदर होता है। ट्रोपोस्फेयर में ऊंचाई पर जाते जाते टेम्परेचर कम होता जाता है, ऊंचाई पर जाते जाते हवा भी कम होती जाती है, इसीलिए हमें ऊपर ठंड लगती है एंड ऊपर जाने पर हमें ऑक्सीजन की कमी भी महसूस होती है। जब कभी भी माउंटेनियर इलाके में जाएंगे तो आपको ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम मिलेगा। नाउ विल स्टार्ट स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर का एक्सटेंड है 15 टू 50 किलोमीटर एंड इस स्ट्रेटोस्फेयर में ये काम लेयर है। यहाँ पर ज़्यादा मौसमी घटनाएं नहीं हो रही हैं कि बादल कड़क रहे हैं, बिजली और बादल दोनों गरज रहे हैं, एकदम काम है, ठीक है, शांत यहाँ का वातावरण है एंड फ्री ऑफ विंड्स, यहाँ हवाएं नहीं चल रही हैं, वेदर फिनोमेना नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर प्लेन्स उड़ते हैं। आपके इस बुक के अंदर एक डायग्राम है तो उसमें आप देख लीजिएगा, यहाँ पर प्लेन्स उड़ते हैं क्योंकि ये जो इलाका है वो यहाँ पर एयर जो है स्टेबल है, ऐसा नहीं बहुत जोर से हवाएं चल रही हैं तो प्लेन भी ऐसे हो जाएगा। तो हवा यहाँ पर स्टिल है, बिकॉज ऑफ दिस प्लेन यूजुअली फ्लाई इन दिस लेयर एंड इट्स फ्री ऑफ क्लाउड। बादल भी यहाँ पर कम मिलते हैं, फ्री है यहाँ पर, ताकि जो विजिबिलिटी है वो बिल्कुल सामने रहे। अब बादल आएंगे तो प्लेन ऐसे करके ऊपर नीचे करके तो जाएगा नहीं, तो क्या है, यहाँ हवा भी स्टिल है, क्लाउड्स भी नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस प्लेन उड़ते हैं। नाउ द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में, मतलब इतना बड़ा स्ट्रेटोस्फेयर आपका, लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में अराउंड 20 टू 22 किलोमीटर हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ओजोन लेयर मिलते हैं। याद होगा ओजोन लेयर, चश्मा छेद हो जाता है अंटार्कटिका, तो ओजोन लेयर इस स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है हमको, जो कि हमें यूवी अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बचाती है। द वाइट ट्रेल, जब कोई जेट प्लेन जाता है तो हम देखते हैं ना उसके पीछे एक बड़ी सी वाइट ट्रेल जाती है, मतलब छोटे छोटे बादल जाते हैं, यूं उड़ गया, ठीक है, तो पीछे पीछे बादल जाते हैं, फिर वो बादल हल्के होते जाते हैं, फिर वो आगे आगे, तो वो छोटी छोटी जो ट्रेल आपको देखने को मिलती है ना, आपको स्ट्रेटोस्फेयर में देखने को मिलती है, बिकॉज the white trail of the cloud that you sometimes see on the clear sky is created by jet planes at high altitude in the stratosphere। ट्रेल हमें देखने को मिली स्ट्रेटोस्फेयर में, वो मिलती है देखने को, क्योंकि दिस इज कॉज व्हेन मॉइस्चर फ्रॉम द विंड कंडेंसेस एंड इज नॉट डिस्टर्ब बाय एनी एयर मूवमेंट। बिल्कुल यहाँ पर एयर स्टिल है, कोई भी एयर मूवमेंट की वजह से ये जो डिस्टर्बेंसेस वो होते नहीं हैं एंड यहाँ पर विंड कंडेंस हो जाती है, बिकॉज ऑफ दिस वो हमें विंड ये जो वाइट ट्रेल है वो देखने को मिलती है। सो लेट्स क्विकली रिवाइज स्ट्रेटोस्फेयर अगेन। एक्सटेंड इसका 15 टू 50 किलोमीटर है। यहाँ पर ओजोन लेयर हमको मिलती है लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में एंड यहाँ पर प्लेन उड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एयर स्टिल है, क्लाउड्स बहुत कम या फिर फ्री ऑफ क्लाउड्स हैं। यहाँ पर जेट प्लेन्स उड़ते हैं, यहाँ पर प्लेन्स उड़ते हैं एंड हमें वाइट ट्रेल भी यहाँ पर देखने को मिलती है। सो in the next class we will discuss mesosphere, thermosphere and exosphere. Thank you.